नमस्कार, मैं अरविंद वर्मा, प्रवक्ता महाराज इंटर कॉलेज बहराइच आपके सम्मुख हूँ। आज हम आपके सामने इंटरमीडिएट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित कहानी पंचलाइट की समीक्षा और इस कहानी के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी के जीवन परिचय के साथ उपस्थित हैं। रेणु जी का जीवन परिचय से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद हम पंचलाइट कहानी की समीक्षा करेंगे। मूलतः फणीश्वरनाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इनकी रचनाओं में आंचलिकता का प्रवेश, उसका सौंदर्य, उसकी सजीवता और मानवीय संवेदना का द्वितीय संगम हमें देखने को मिलता है। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार का जो पूर्णिया जनपद, जिसे हम अररिया जिला कहते हैं, उसके एक गांव औराही में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। नेपाल में जनपद विराटनगर के एक विद्यालय को हम आदर्श विद्यालय के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। 1942 में बीएचयू से शिक्षा पाने के बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। 1942 से 1943 के बीच वो काफ़ी अस्वस्थ रहे और अस्वस्थ होने के कारण आगे की शिक्षा में व्यवधान पड़ा, लेकिन उसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हो गया। उनकी लेखन शैली प्रेमचंद जी से, क्योंकि प्रेमचंद जी भी बनारस ही हैं, प्रेमचंद जी का जो साहित्य है उससे काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी उसके समकक्ष है। तो रेणु जी का जो हिंदी साहित्य में एक अपना स्थान जो आंचलिक कथाकार के रूप में है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में है, उनके जो कुछ विशिष्ट रचनाएं अपना एक विशेष स्थान भी रखती हैं, जैसे ठुमरी, आदिम रात्रि की महक की कहानियाँ हैं। पंचलाइट तो आज पढ़ेंगे ही, लेकिन पान की बेगम और तीसरी कसम एक लंबी कहानी है और इसका फिल्मांकन भी हुआ। तीसरी कसम पर फिल्म भी बनी है। मैला आंचल उनका प्रसिद्ध बहुत ही एक स्थान रखने वाला उपन्यास है। परिकथा रेणु जी का जो आंचलिक रचना है। प्रेमचंद जी के बाद ग्रामीण वातावरण और समस्याओं का चित्रण अगर हमें कहीं देखने को मिलता है तो फिर रेणु जी की रचनाओं में देखने को मिलता है। वास्तविकता से बहुत ही करीब, बहुत ही निकट का रिश्ता रखने वाले अगर किसी साहित्यकार की हम बात करते हैं तो सशक्त हस्ताक्षर हमें रेणु जी मिलते हैं। प्रेमचंद जी से अलग आपकी विशेषता है वो ये कि जैसे प्रेमचंद जी ने जनजीवन से सहानुभूति थी, उनके साथ आत्मीयता थी, एक रागात्मक संबंध था, लेकिन जो रेणु जी की हैसियत है वो दर्शक की न होकर के भोक्ता की है। लगता है कि रेणु जी स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही करीब उसके हैं, और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में आंचलिकता का समावेश देखने को मिलता है। शिल्प के स्तर पर रिपोर्टिंग, या जिसको हम हिंदी में रिपोर्टाज शैली कहते हैं, एक कहानी को नई दिशा दी है, एक नया आयाम कहानी को प्रदान किया है। गहरी संवेदनशीलता, चित्रात्मकता, सघन संगीतमकता आपकी कथा की विशेषता है। आपने अपने साहित्य में गांव के भोले भाले जीवन, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि गांव का आदमी जो कहीं से घूम के आता है, कहीं बाहर से आता है, तो नए से नए शब्दों का सृजन करता है। तो शब्द विकृत होते हैं, लेकिन वही विकृत शब्द जब हम साहित्य में देखते हैं तो कहते हैं भाई ये देशज शब्द हैं। तो रेणु जी की रचनाओं में हमें देशज शब्दों का शुद्ध, मुक्त, बिल्कुल उन्मुक्त प्रयोग देखने को मिलता है। पंचलाइट रेणु जी की जो कहानी है, आंचलिक कहानी है, ग्रामीण जीवन पर आधारित है और किसी भी कहानी की अगर हमें समीक्षा करनी है तो कथावस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली, देश काल और वातावरण
और आखिर में फिर देखते हैं कि क्या यह कहानी इतने उद्देश्यों में सफल है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के कहानी का मूल्यांकन होता है। आइए थोड़ा सा कथानक पर गौर करते हैं और फिर देखते हैं कि कथानक की दृष्टि से जो कहानी है पंचलाइट कहाँ तक सशक्त है, कैसा प्रभाव हमारे मानस पटल पर डालती है। तो कथानक जो पंचलाइट का है बहुत ही संक्षिप्त है, रोचक है, गतिशील है, सोउद्देश्य है। एक गांव का चित्रण है। गांव में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों की अलग अलग टोलियां हैं। एक टोली है महतो टोली। महतो टोली के लोग पंचलाइट लेकर के आते हैं, किंतु इस टोली का कोई भी आदमी उस पंचलाइट को जलाना नहीं जानता। दूसरे जो टोली के लोग हैं, अगर उनसे जलवाया जाएगा तो इस टोली की किरकिरी होगी। वो लोग कहेंगे कि ये पंचलाइट तो ले आए लेकिन जलाना नहीं जानते। तो बात इज्जत की है, इज्जत का सवाल है। तो लालटेन आ गई लेकिन जलाए कौन, और दूसरे से जलवाएंगे तो लोग कहेंगे कि लालटेन लाने में तो बहुत आगे थे लेकिन आज हम ही को जलाना पड़ा, यानी उद्घाटन मैंने किया। तो पूरी टोली में समाचार जाता है कि जलाएगा कौन, जलाएगा कौन। मुंडरी एक पात्र है, मुंडरी ने सूचना दी कि गोधन इसे जलाना जानता है, और गोधन का तो पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर रखा है। और वो मुंडरी को देख करके जो सिनेमा का गाना गाता था तो उसको इसी कारण से पंचायत से बाहर किया गया था। गोधन का तो पंचायत ने हुक्का पानी से बंद कर रखा है। अब इस समय इस जो महतो टोली है इसकी प्रतिष्ठा की बात है। अगर गोधन का हुक्का पानी खोल दिया जाए पेट्रोमेश जला देगा और पूरे गांव की इज्जत, पूरी टोली की इज्जत बन जाएगी। लड़का तो बहुत बड़ा काबिल है, अगर वो इस टोले की यानी जो महतो टोली है इसकी इज्जत रख ले तो निश्चित है कि समाज में एक मान सम्मान बढ़ता है। तो ये बात जब सरदार तक पहुंचती है तो सरदार कहता है कि अगर बात इज्जत मान सम्मान की है तो 7 खून माफ़ करने की बात करती है। वो करे तो हम उसके 7 खून माफ़ करते हैं, और फिर उसको माफ़ी मिलती है और आता है पेट्रोमेश इसको जलाता है। तो मुंडरी की माँ जो गुलरी है फिर रात में खाने पर भी बुलाती है। तात्पर्य ये है कि उसको समाज में, गांव में मान सम्मान मिलता है और उसके सारे जो बंधन से बंधन मुक्त हो जाते हैं। आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े इस कथानक की एक ओर देखते हैं कि इसमें आंचलिकता का पुट है, तो दूसरी ओर देखते हैं कि ग्रामीण जनों की जो सरलता है, उनका जो मनोविज्ञान है, उनके मन के अंदर विभिन्न प्रकार के भाव और विचार होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। आवश्यकता है रूढ़िगत संस्कारों और निषेधों को अनावश्यक सिद्ध करने की। देखिए रचनाकार यहाँ जिसका मूल उद्देश्य है इस कहानी के माध्यम से जो संदेश देने का होता है कि अनावश्यक जो रूढ़ियाँ हैं, जो संस्कार हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। इस केंद्रीय भाव को कहानी का विषय बना करके प्रस्तुत किया गया। कथानक में रोचकता, कौतूहल और जिज्ञासा का भाव भी सर्वत्र विद्यमान है। कहानी का शीर्षक सार्थक है तथा कहानी की जो मूल संवेदना है केंद्रीय भाव से वो जुड़ी हुई है। इस प्रकार से जो कथानक है, कथानक सशक्त है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है और जनमानस को, पाठक को अपने ओर बांध के रखता है। देखते हैं कहानी के पात्र हैं, उनका चरित्र निर्वहन कैसे हुआ है। पंचलाइट चरित्र प्रधान कहानी नहीं कही जा सकती क्योंकि किसी चरित्र को उभारा नहीं गया है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जो अंचल विशेष है, क्षेत्र विशेष है, उस क्षेत्र विशेष के अंदर जनमानस के जो भाव हैं उसका चित्रण है। यानी कि आंचलिकता को उभारना ही लेखक का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसके पात्र महतो टोली है, उसका सरदार है, सरदार का दीवान है, गुलरी काकी है, मुंडरी है, कनेली और गोधन है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम पात्रों की बात करें तो टोली का सरदार, गोधन और मुंडरी, ये 3 मुख्य पात्र देखने को मिलते हैं। सरदार पंचायत का मुखिया है,
अपने को बहुत होशियार समझता है, होशियार है भी, चालाक है। दुकानदार किस तरह उसे मूर्ख बनाना चाहता था, ये बात उस समय की जब वो पेट्रोमेट खरीदने के लिए बाजार जाता है और दुकानदार से सरदार की बातचीत होती है। तो किस प्रकार से मूर्ख बनाना चाहता है और किस तरह वो अपनी होशियारी से उसके झांसे में नहीं आया, इसका विवरण सुन करके वो सब मतलब लोगों को सुनाता है। लोग सुनते हैं और जब सुनते हैं कि मेरा सरदार दुकानदार के बहकावे में नहीं आया, उन लोगों के ऊपर सरदार की बुद्धिमत्ता का सिक्का जम जाता है। रूढ़िगत संस्कारों में जकड़ा होने पर भी वो अपनी प्रगतिशीलता का परिचय देता है और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने में वो कुशल भी। बात आती है जब टोली की इज्जत का, जब हाथों टोली है, इज्जत मान सम्मान की बात है, तो पेट्रोमेस जले कैसे, इज्जत का सवाल है, तो गोधन का हुक्का पानी खोल देता है। यही नहीं कहता अरे ये हुक्का पानी क्या, इसके तो साथ खून माफ, ये पेट्रोमेस से जलाए। यही नहीं, पंचलाइट जला सकने की योग्यता के चलते गोधन को मनमाना आचरण करने की छूट भी मिल जाती है। निश्चय ही सरदार सामंत वर्ग का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा ही उसका आदेश है। उसकी इच्छा है कि नहीं, टोली का मान सम्मान बढ़े, पेट्रोमेस जले, तो ऐसा आदेश पारित करता है। और जब रुष्ट होता है तो हुक्का पानी बंद कर देता है, समाज से बहिष्कृत कर देता है। प्रसन्न है तो साथ खून माफ है, और रुष्ट है हल्की हल्की बात पे तो हुक्का पानी बंद। गोधन इस कहानी का नायक माना जा सकता है। गुलरी काकी की बेटी मुंडरी से प्रेम करता है, उसे देखकर सिनेमा का गीत गाता है। उसके इस अपराध पर पंचायत उसका हुक्का पानी बंद कर देती है। किंतु पंचलाइट जलाने की योग्यता के कारण पंचायत उसे फिर से अपने में शामिल कर उसका हुक्का पानी खोल देती है, क्योंकि उसने पंचायत की इज्जत बचाई। तो हम देखते हैं कि स्वच्छंद आचरण अर्थात मुंडरी से प्रेम करने की छूट गोधन को मिलती है, और गुलरी काकी द्वारा गोधन को रात के खाने पे बुलाना ये स्पष्ट करता है, स्वयं में प्रमाणित करता है कि प्रेम, गोधन का प्रेम है, उसे स्वीकारोक्ति मिल चुकी है। मुंडरी एक ग्रामीण युवती है, वो भी गोधन से ही प्रेम करती है, यानी कि प्रेम का जो भाव है वो दोनों तरफ से है। नारी सुलभ संकोच भी है। गोधन पंचलाइट जलाना नहीं जानता, ऐसा नहीं, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। इस सूचना और संकोच के कारण स्वयं सरदार को नहीं देखी, कैसे कहे, ये अंतः भाव है, कैसे वो व्यक्त करे कि गोधन को जानती है और गोधन के अंदर जो विशेष भाव है, विशेष योग्यता है, उससे भी वो परिचित है। लेकिन संकोच के कारण वो सरदार से नहीं बता पाती, बल्कि अपनी जो सहेली है, अपनी जो सखी है कनेरी को सांकेतिक कोड भाषा में जानकारी दे देती है कि गोधन को पेट्रोल में जलाना आता है। और ये संदेश सरदार तक पहुंच जाता है। गोधन को पेट्रोल में जलाने के लिए बुलाया जाता है। पेट्रोल में गोधन जलाता है, प्रेम और हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखते हैं, वो देखती है। आंखों में बातें होती हैं और यह कहा सुना सारा माफ। तात्पर्य कहने की यह है कि दोनों की आंखें चार होती। इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी के सभी पात्र सजीव हैं। ग्रामीण पात्रों के मनोभावों का सुंदर चित्रण कहानी में किया गया। अब हम बात करते हैं कैलाश की संवाद योजना की। कहानी के जो संवाद हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन सार्थक हैं, सटीक हैं, पात्रों के अनुकूल हैं। चरित्र जैसा इस पात्र का है, उसी चरित्र के हिसाब से, चरित्र के अनुसार उनके द्वारा रचनाकार ने संवाद स्थापित किए, संवाद कराएं। इस कहानी के जो संवाद हैं ये सारी विशेषताएं हमें मिलती हैं। कहानीकार ने ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग किया है, और ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग करने के कारण आंचलिकता की प्रवृत्ति उभर के सामने आती। उनके संवादों में ग्रामीणों की जो रूढ़वादिता है, जो अशिक्षा है और सरलता का भाव है, वो भी दिखता है। कोई डायलॉग संवाद चलाते हैं। मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिको चिको चिक चिन, ये सांकेतिक भाषा थी। कनेली मुस्कुरा के रह गई। गोधन तो बंद है,
मुंदी बोली, तू कह तो सरदार से। तो कहने क्या है, संकेत तो तू कर। गोधन जानता है पंचलेट बालना। चनेली बोलती है, कौन गोधन जानता है बालना, लेकिन कहने का तात्पर्य है इसको तो पंचायत ने समाज से बाहर कर रखा है। आगे बात बढ़ती है। सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर देखा, और पंचों ने एकमत होकर के हुक्का पानी बंद किया था। तो पंच ही ये फैसला करे कि गोधन का बंधन खुलेगा या नहीं। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जात की बंदिश क्या, जात की इज्जत ही पानी में बही जा रही है, क्यों जी दीवान। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। और गोधन को खोल दिया जाता है। तात्पर्य कहना यह है कि गोधन के पर जो बंधन जो आयत किए गए थे वो बंधन खोल दिए। आगे और चर्चा करते हैं देश काल वातावरण। रेणु जी ने अपने आंचलिक कहानियों में बिहार के ग्रामीण अंचल को पूरी तरह से साकार कर दिया है। ग्रामीणों की मान्यताएं, अंधविश्वास, रूढ़ियां, अज्ञानता, सरलता आदि का सजीव चित्रण इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि पेट्रोमेस यानी कि पंचलाइट जलाने की बात आती है। वे नई वस्तु खरीद करके आई है, उसका उद्घाटन होना है। उद्घाटन होने से पहले की पूजा होनी चाहिए। और इसी प्रकार रूढ़गत विश्वास इन पंक्तियों में देखने को मिलता है कि बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्याह नहीं करना चाहिए। पंचायत के न्याय बड़े विचित्र हैं। गोधन दूसरे गांव से आकर बसा है। उसने पंचों को पान सुपारी के लिए कुछ दिया भी नहीं है, बस पंचों को मौका मिल जाए। और पंचों को मौका मिला। गुर्री की शिकायत हुई कि उसकी लड़की को देख करके सिनेमा का गाना गाता है। उस पर पंचों ने जुर्माना ठोक दिया। जुर्माना न देने पर हुक्का पानी बंद कर दिया। किंतु जब टोली की इज्जत की बात आई तो गोधन को मुक्त किया गया, क्योंकि गोधन पंचलाइट जला सकने में सक्षम था। उसकी योग्यता के कारण टोली की इज्जत मान सम्मान बरकरार देख करके कि नहीं, अगर हम इसका बंधन खोलते हैं कि वो पूरे समाज की, पूरे टोली की इज्जत बढ़ती है। तो उसके बंधन खोलते हैं और उसे पंचायत में शामिल कर लेते हैं, और यही ने उसे मनमाना आचरण करने की छूट दे दी है। देखते हैं कि समय के साथ साथ जो पंचायत है वो अपने नियमों में बदलाव करती। एक और बिंदु है भाषा शैली। प्रस्तुत कहानी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आंचलिक शब्दों का प्रचुरता से हमें प्रयोग देखने को मिलता है। पुण्याह करना, पंचलाइट, ढिबरी, मूलगैन, बेताले, नेम टेम, डेढ़ बैकाट है, घुरखेल है, पंपू है, सलीमा, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो स्थान विशेष में बोले जाते हैं, उस अंचल विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। और ये ऐसे ही शब्द जो रचना में प्रयुक्त हुए हैं तो आंचलिक भाषा शैली को ही प्रमाणित करते हैं। अंग्रेजी शब्दों का विकृत रूप भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसे सिनेमा को सलीमा कहना, बाइकाट को बैकाट बोलना, पंप को पंपू बोलना। पेट्रोमेस में पंप किया जाता है, हवा भरी जाती है, प्रेशर बने, तो उस पंप करने को इतना काम है, यहाँ पंपू करना था। ग्रामीण अंचल के जो मुहावरे हैं तो भी कहानी की आंचलिकता को उभारने में सहायक होते हैं। जैसे धुरखेल करना, चेहरा उतर जाना, नखरा करना, डेढ़ बेड़ होना। तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द आंचलिक शब्द हैं, आंचलिक मुहावरे हैं, और इनका प्रयोग इस कहानी को आंचलिकता साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए बहुत सारा सहयोग देती है। सारा गांव जाति के आधार पर टोलों में बटा है। गांव में 8 पंचायतें हैं। बागन टोली है, राजपूत टोली है, महतो टोली है,
समग्रता मूल रूप से अगर हम देखें तो कहानीकार ने तत्कालीन ग्रामीण समाज का चित्रण करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। कोई ऐसी कोर कसर नहीं मिलती है जिससे ये न साबित हो कि रचनाकार ने कहानी को कल्पना के आधार पर चित्रित किया है। ऐसा लगता है कि रचनाकार स्वयं उस क्षेत्र विशेष को गहराई तक जाना है, समझा है, या शायद वहीं बैठ करके उसको देखते हुए उसका चित्रण किया। अब हम एक और दिन की बात करते हैं कि जो रचना है पंचलाइट कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य क्या था और क्या अपने उद्देश्य को पाने में कहानी सफल रही। ग्रामीण समाज की मानसिकता को व्यक्त करना, सारा समाज जाति के आधार पर विभक्त है ये दिखाना, सबकी अपनी अपनी पंचायतें हैं, सब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं और पंचायतें भी मनमानी करती हैं। पंचों को पान सुपारी के लिए रुपया न देने पर वो किसी छोटे से छोटे अपराध पर हुक्का पानी बंद कर सकती है। जहां तक पंचायत की प्रतिष्ठा का सवाल है तो वो बड़े से बड़े गुनाह को माफ भी कर सकती है। ये जो सारी बातें, ये जो सारे घटनाक्रम रचनाकार ने हमारे सामने रखे। एक और कहना चाहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो रेणु जी ने ग्राम सुधार का संदेश भी इस कहानी में दिया है। गांव वाले किस प्रकार रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और शिक्षा से ग्रस्त हैं, इसका चित्र इस कहानी में दिखता है। तो पंचलाइट की जो कहानी है, कहानी कला के तत्वों पे तो सफल है और अपने उद्देश्यों के पाने में भी वो फिर हमें सफल दिखती है।